Good morning, dear students. I hope you all are well good at home. And today here we are starting second chapter of civics, and the topic is institutional representation of democracy. It means democracy जो गवर्नमेंट होती है उसमें किस तरह से जो संस्थाएं मतलब कि जो हमारी पार्टीज होती है वो अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है. तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर यूनिवर्सल एडल्ट franchise. Universal adult franchise, you have heard it in the last class also. लास्ट क्लास में भी आपने इसके बारे में सुना है. तो ये एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हु इज़ एडल्ट, जो कि एडल्ट है इन द सोसाइटी, हैव द उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द लीडर. सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लीडर्स को, गवर्नमेंट का जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका चुनाव करे. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ गिवन to all Indian citizen who have attained the age of 18 years. Universal adult franchise क्या है? Universal adult franchise it is a right to vote. ये एक तरह का राइट है कि वोट देने का एक राइट है. तो एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, हर एक वह इंडिया का वह नागरिक जिसने कि 18 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है, उनको वोट देने का जो अधिकार है उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. So this universal adult franchise is mentioned in the article 325 of the constitution. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें 325 नंबर का जो आर्टिकल है, जो लेख है, उसमें हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में लिखा हुआ है. और उसी के साथ इन द आर्टिकल 326 भी प्रोवाइड है. इट इज़ नॉन एज एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज का मीन्स होता है क्रिमिनल एंड एडल्ट सिटीजन ऑफ अनसाउंड माइंड हैव नो राइट टू वोट. ओके, राइट टू वोट, एवरी इंडियन सिटीजन हैव राइट टू वोट. हर एक को यहाँ पर वोट देने का अधिकार है. लेकिन उसी के साथ एडल्ट सफरेज में क्या होता है कि जो क्रिमिनल होते हैं और जो अनसाउंड माइंड मीन्स जिसको हम पागल कहते हैं, जिन लोगों को हम पागल कहते हैं, दे हैव नॉट राइट टू वोट. उनको वोट देने का अधिकार नहीं है. सो दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज मेंशन इन द आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें 325 नंबर का जो आर्टिकल है, जो लेख है, उसमें हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में लिखा हुआ है. और उसी के साथ इन द आर्टिकल 326 भी प्रोवाइड है. इट इज़ नॉन एज एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज का मीन्स होता है क्रिमिनल एंड एडल्ट सिटीजन ऑफ अनसाउंड माइंड हैव नो राइट टू वोट. ओके, राइट हु आर नॉट मेंटली स्टेबल कैन नॉट एंजॉय द राइट टू वोट. तो वह लोग जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, मतलब कि जिनकी मेंटली स्थिति सही नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते. और हार्डन क्रिमिनल्स हु हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट्स. ओके, और वह व्यक्ति जो कि क्रिमिनल है, जिन्होंने कुछ अपराध किया है और कोर्ट के द्वारा जिनको की सज़ा सुनाई गई है, तो उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की क्या महत्वता है. तो इन शॉर्ट आई विल टेल यू 3-4 पॉइंट्स. आई विल एक्सप्लेन ओनली. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट्स इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल्स एंड एडेक्ट प्रोविज़न हैव बीन मेड कॉन्स्टिट्यूशनली. मतलब कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वह सभी को समानता से अधिकार है. मतलब कि हर एक सिटीज़न है इंडिया का, वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ कर सकता. मतलब कि सभी को वोट देने का अधिकार है. इट इज़ पावरफुल वेपन फॉर द सिटीजन विच इनेबल्स देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड लिबर्टी. इसके अलावा ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वह सबके लिए, मतलब जो भी इंडियन सिटीजन्स है जिन्होंने कि 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया है, उन सबके लिए एक तरीका, एक हथियार है, उनके लिए एक औजार का काम करता है, जो कि उनको अपने राइट्स को और उनकी जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट भी करता है. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज also show the national unity and it creates a sense of self respect among Indians के बीच में self respect को भी create करता है. तो like that universal adult franchise made India the biggest democratic country in the world. इस तरह से universal adult franchise के कारण ही, मतलब कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू हमारी जो इंडिया है वह एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में मानी जाती है. So these are the some significance of the universal adult franchise. Now our next point is
election. Okay, what are the election? Elections play a significant role in the फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है और उस गवर्नमेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उसमें इलेक्शंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. इट इज़ कंटेंस बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये जो इलेक्शंस है वो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है. मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी हुई, बीजेपी हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इन सबको जब वोट मिलते हैं तो उनमें से जिस वोट पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं या फिर जिनके रिप्रेजेंटेटिव चुन करके ज़्यादा सामने आते हैं वही सब मिल करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन टेक प्लेस पेरियोडिकली फॉर एग्जाम्पल. और ये जो इलेक्शन है वह पेरियोडिकली होते हैं, मतलब समय समय पर ये होते रहते हैं. इनका जो भी टेनर है, जो भी टर्म डिसाइड है उसके अनुसार होते रहते हैं. जैसे कि जो लोकसभा के चुनाव है, जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन है वो हर एक 5 साल में होते हैं. इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में सरपंच के जो चुनाव होते हैं वो भी हर एक 5 साल में होते रहते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल. और ये जो इलेक्शंस हैं वो इस इलेक्शंस को करवाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास होती है. ये इलेक्शन कमीशन एक ग्रुप है जो कि किस तरह से इलेक्शंस करवाने हैं ये सारा डिसीजन उन्हीं का होता है. द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. ये जो इलेक्शन कमीशन होती है उसमें एक चीफ इलेक्शन होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसको सपोर्ट करने वाले दूसरे और इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं. डायरेक्ट इलेक्शन इज़ व्हेन ऑल वोटर्स वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर इन इंडिया. कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं. डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो वोटर होते हैं वो खुद वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं. जो कि जैसे कि हम सरपंच का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है. हम डायरेक्ट उनको वोट देते हैं और उसके बाद उनमें से जो जिसके पास ज़्यादा वोट जाते हैं, जो जीतता है वो सरपंच बन जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इनडायरेक्ट वोट भी देते हैं. जैसे कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो जब किसी और को चुनेगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन. व्हेन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट्स. जब हमारे द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी तरफ से किसी को वोट दे करके किसी को जिताते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट वोट. The president is not directly elected by the voters in India but by the representative chosen by them. तो जैसे कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट हम वोट दे करके नहीं जीताते हैं. ओके, नहीं इलेक्ट करते हैं. उनको क्या होता है कि जो हम जिनको वोट देते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनको अलग से फिर उनके एक बार और से इलेक्शन होते हैं और उनमें हमारी तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट दे करके फिर उनका इलेक्शन करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट वोट. टाइप्स ऑफ इलेक्शन. टाइप्स ऑफ इलेक्शन क्या होता है? कितने टाइप्स के इलेक्शन होता है? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में 3 टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं. सबसे पहले होते हैं जनरल इलेक्शन. दिस आर हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रेगुलर टर्म ऑफ द लोकसभा. ये लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनके जो रेगुलर जो उनके टर्म होता है, मतलब कि जो उनका टेनर होता है कि इतने साल के बाद जो इलेक्शन होंगे ही होंगे, तो वो हमारा टेनर कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का होता है. तो ये हर एक 5 ईयर्स के बाद ये जो इलेक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन. सेकेंड टाइप है मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन आर हेल्ड एज अ कोसिक्वेंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो लोकसभा और राज्यसभा जो होती है उसका जब डिसोल्यूशन होता है, मतलब कि बीच में ही जो जिसको हम कहते हैं सरकार गिरना, ओके, भंग होना जिसको कहते हैं, वो जब होता है तो वापस से जो इलेक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन होते हैं. वो बाई इलेक्शन. इफ़ अ रिप्रेजेंटेटिव, ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी हमारी तरफ से जो हमने जिसको इलेक्ट किया है वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, वो बाई चांस इसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी और कारण से वो रिज़ाइन कर देता है, तो उसकी जगह पर जिस किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए जो हम इलेक्शंस करवाते हैं वो कहलाते हैं बाई इलेक्शन. पॉइंट इज इलेक्शन प्रोसीड्यूर. इलेक्शन प्रोसीड्यूर मतलब कि जो इलेक्शंस की जो प्रोसेस है. फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज. कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि कहाँ कहाँ उनको इलेक्शंस करवाने, कहाँ कहाँ उनको चुनाव करवाने हैं, उन जगहों का फिक्स करना, उन एरियाओं को
फिक्स करना, और ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पर। सेकेंड प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स। इलेक्ट्रल रोल्स मतलब कि जो इलेक्शन से पहले जो तैयारियां करवाना, कि मीन्स जो एज वी नो कि 18 ईयर्स के जो भी होते हैं वो सारे वही लोग वोट दे सकते हैं। तो वो जो 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो कुछ लोग जो पहले 17 के थे, 16 के थे, 14 के थे, वो लोग कम से कम 18 ईयर्स को के लगभग आ जाते हैं, या फिर 18 ईयर्स को कंप्लीट वो सारे लोग कर भी चुके होते हैं। तो उन सब का जो नाम होता है वो वोटर लिस्ट में ऐड करना, और अगर कोई वहाँ से चला गया तो उनके नाम उस वोटर लिस्ट में से हटाना, ये सारे वर्क होते हैं। थर्ड इज़ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। इसके अलावा कब इलेक्शन होंगे उसके इलेक्शंस की डेट को अनाउंस करना। फोर्थ इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशन, और इसके अलावा कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ पर कितने लोग वोट देने आएंगे, उसके अनुसार वहाँ पर कितने उनको पोलिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिशमेंट करना है, उसके लिए इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए वो मतलब कि वहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशंस उनको चाहिए, उन सब के बारे में सोचना और उसका इस्टेब्लिशमेंट करना। उसके बाद नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स, उसके बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओके, वो उन लोगों का जो नॉमिनेट करना, मतलब कि वो लोग अपना फॉर्म भरेंगे कि हाँ मैं मतलब कि इस रिप्रेजेंटेटिव के लिए या फिर इस सीट के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद है विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन पेपर। अगर किसी ने अपना नाम दे दिया है, नेक्स्ट स्टेप इज विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन पेपर। ओके, इफ़ अ कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ हिज नेम, ओके, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसने अपना नाम दे दिया है, अगर उसने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और अगर वो चाहता है कि मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, तो वो अपना नाम वापस भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उन लोगों के पास एक फ़िक्स डेट होती है, तब तक वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब होता है कि इलेक्शन के लिए जो हम देखते हैं वो अलग अलग जो अपनी पॉलिसीज़ होती है, जो उनके स्कीम्स होती है, वो अलग अलग तरीके से तैयार करके आते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, स्कूल नहीं तो स्कूल खुलवा देंगे, कॉलेज हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करवा देंगे। तो इस तरह से वो अपने जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट इज़ पोलिंग ऑन द इलेक्शन डे, और उसके बाद एन आता है पोलिंग। पोलिंग मतलब कि जिस दिन चुनाव होते हैं। ऑन इलेक्शन डे अ पब्लिक हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन हमारे क्या होती है, पब्लिक हॉलीडे होती है, मतलब कि सारे लोगों की छुट्टी होती है, सभी की। और क्यों होती है छुट्टी, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको अपने वोट देने के लिए जाना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेम इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रल रोल्स। तो इस तरह से जब लोग वोट देने जाते हैं तो उनके सबके नाम उनकी वोटर लिस्ट में होते हैं, और फिर वहाँ पर जा कर के वो वोट देते हैं। पहले तो जो बैलेट बॉक्स होता था उसके अनुसार, मतलब कि पहले जो एक पर्ची होती थी उसके ऊपर वो अपना सिंबल को मार्क करके उसको फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डालते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ईवीएम, बट नाउ ईवीएम्स आर इंस्टॉल्ड एट पोलिंग स्टेशन। मीन्स ईवीएम इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जो कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर पाई जाती है, और वहाँ पर उनको जो उसके थ्रू भी वोटिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद आखिरी में जब वोट दे दिए गए तो उसके बाद आखिरी में क्या होगा, उन वोटिंग की क्या होगी, काउंटिंग होगी। और उसके बाद उसके लिए भी एक फिक्स डेट, ये फिक्स डेट फिक्स की जाती है, उसी दिन वो काउंटिंग होती है। एंड द कैंडिडेट देमसेल्व्स आर प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ काउंटिंग। जहाँ पर काउंटिंग होती है वर्ड्स की, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो खुद भी वहाँ पर होते हैं। इफ़ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द काउंटिंग्स ऑफ वोट, क्योंकि अगर वो वहाँ पर इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो उनके खिलाफ नोटिस निकलवा। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ओके, वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गया, सबने वोट दे दिए, उसके बाद उसकी काउंटिंग भी हो गई, तो उसके बाद उसका रिजल्ट भी आएगा। तो आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज ओवर, द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स। तो जो वहाँ पर जो वोटिंग के काउंटिंग करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो आखिरी में जा कर के फिर रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। द कैंडिडेट और द पार्टी गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। किसका नाम डिक्लेयर करेंगे, उस पार्टी का और उस कैंडिडेट का नाम जिसको कि सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसको विजेता के रूप में घोषित कर दिया जाता है।
Next is political parties. What is a political party? A political party is an organized group of people with some same common ideology. कुछ लोगों का ऐसा संगठन कि जिनकी सबकी जो हम जिसको हम सोच कहते हैं आइडियोलॉजी, जिनके सबके आदर्श एक समान होते हैं, ऐसे सब मिलकर के जब एक अपना एक संगठन बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, और ऐसे ही लोग मिलकर के जब देश को चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल ऑफ पार्टीज। पार्टीज़ की क्या आवश्यकताएं होती हैं? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, अगर कोई पार्टी है तो उसमें एक लोगों का ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उसके में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको आदर्शवादी, उन सबकी सोच का में पॉलिटिकल जो सिमिलरिटी है वो होनी चाहिए, मतलब उन सबकी जो आदर्श है, उन सबकी सोच है वो समान होनी चाहिए। कॉमन एम, सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। टू अटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि वो एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके देश को सही तरीके से चला सके। एंड पीसफुल मीन्स ऑफ अटेनिंग पॉलिटिकल पावर, उस जो उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा उसको सही तरीके से, उसका शांति से और सही तरीके से उसका यूज़ करे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ और स्टेट लेवल्स की जो पार्टीज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेट लेवल्स पर तो बहुत सारी पार्टीज़ हो सकती है और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी पार्टीज़ हो सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल लेवल पर पार्टीज़ हैं वही स्टेट लेवल में भी पार्टी हो। कुछ कुछ पार्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि स्टेट में तो होती हैं लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। जो पार्टी सिस्टम्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो फर्स्ट यू कैन सी वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में ओके, इट डिफाइन बाय इट्स नेम, उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि वन पार्टी सिस्टम, मतलब कि वहाँ पर और दूसरी कोई भी पार्टी नहीं होगी, सिर्फ एक ही पार्टी होगी। और मोनो पार्टी मीन्स वहाँ पर एक ही पार्टी है और उसी की गवर्नमेंट बनेगी और उसी का शासन वहाँ पर रहेगा और वही पूरी कंट्री को कंट्रोल करेगी। तो ऐसा कहाँ पर है? चाइना एंड क्यूबा में दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब चाइना और क्यूबा में वन पार्टी सिस्टम है। इस बाई पार्टी सिस्टम इन अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी कंट्री जहाँ पर कि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसको बोलते हैं हम बाई पार्टी सिस्टम। विच कंटेस्ट फॉर पावर इन अ बाई पार्टी सिस्टम, वन पार्टी इज इन पावर एंड अदर इज रेडी टू रूल। ओके, जो जहाँ पर दो पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर एक पार्टी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में होती है और उसके बाद दूसरी पार्टी होती है वो रेडी रहती है कि किस तरह से उनको हटाया जाए या किस तरह से उनका शासन ख़त्म करके हम आगे अपना पावर को चलाए या फिर हम शासन करें। ईच पार्टी हैज़ अल्टरनेट चांस ऑफ कैप्चरिंग पावर। हर पार्टी को अल्टरनेटिव पावर मिलता, मतलब कि पहले एक पार्टी करेगी उसके बाद फिर वो हटेगी और दूसरी पार्टी गवर्नमेंट संभालेगी, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं बाई पार्टी सिस्टम। थर्ड टाइप इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी मतलब कि एक से ज़्यादा पार्टी। Third type of system is multi-party system. Countries which have more than two political party, each having a substantial role to play and chance of securing power. Okay, वह कंट्री जहाँ पर कि दो से ज़्यादा पार्टी होती है और हर एक पार्टी को चांस मिलता है और हर एक पार्टी को मतलब कि एक चांस तो मिलता ही है कि वह किसी तरह से पावर को अपने हाथ में ले और रूल करे, तो वो कहलाती है हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल हैंडेडली और इन कोलिशन विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। कभी कभी क्या होता है कि जो मल्टी पार्टी होती है वहाँ पर जो दूसरी पार्टीज़ होती है वो जो एक दो पार्टी मिलकर के भी अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके क्या क्या वर्क होते हैं? तो फर्स्ट इज़ कंटेस्ट इलेक्शन। जो इलेक्शन जब भी होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करती है अपने अपने पॉलिटिकल एरिया से, और तब उनके लिए चुनाव होते हैं और उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो भी इट्स ओके और हारते हैं, जीतते हैं तो फिर उनकी गवर्नमेंट बनती है और हारते हैं तो इट्स ओके। सेकेंड इज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पार्टी विनर होती है वही पार्टी आगे चल कर के अपनी गवर्नमेंट बनाती है और इस तरह से रन द कंट्री और अपनी कंट्री को रूल करती है, अपनी कंट्री को चलाती है। थर्ड इज़ प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये जो
पॉलिटिकल पार्टी होती है वही, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही हमारे जो लोग और गवर्नमेंट दोनों के बीच के लिंक होते हैं। मतलब कि जो लोगों की बात होती है वह जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट में होते हैं वही हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। फोर्थ इज प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल। जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं वही लोगों को अपनी पार्टी की, खुद की पार्टी के बारे में बताते हैं और उनकी पार्टी क्या वर्क करेगी उसके बारे में बताते हैं, और जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को वो कैसे सॉल्व करेगी, इन सब के बारे में जो एजुकेशन होता है उन सब के बारे में मतलब लोगों को बताते हैं। फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। कॉमन पीपल जनरली डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं वो कभी भी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें उन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज विच पुट, तो जो पॉलिटिकल पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं वही फॉरवर्ड दिस प्रॉब्लम टू द पीपल एंड क्रिएट पॉलिटिकल अवेकिंग अमंग द पीपल। वही लोग होते हैं जो कि लोगों के बीच में जा करके इधर उधर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बताते हैं। मतलब कि जो अगर कौन सी पार्टी आएगी तो क्या वर्क करेगी, किस पार्टी के आने से हमारे देश को फ़ायदा है, देश की जनता को फ़ायदा, उन सब के बारे में लोगों को बताती है। और इस तरह से फिर अपनी जब बातें बताती हैं वो लोगों को, तो लोगों का अपना जो ओपिनियन है वो बनने लग जाता है उस पार्टी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन सी होगी? वह पार्टी जो कि जीत करके आई है और अपनी गवर्नमेंट को बना करके देश को चला रही है। इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम द पार्टी इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट मतलब कि जो इसको हम राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको कहते हैं। तो पार्लियामेंट में जो पार्टी का मेंबर इलेक्टेड होकर के आया है, मतलब कि जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर इलेक्टेड होकर के आए हैं वो मेंबर का जो लीडर होता है उसी को हम पीएम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और उस तरह से जिस पार्टी का पीएम बनेगा उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो वही पार्टी क्या करती है? रूलिंग करती है, और गवर्निंग पार्टी भी वही कहलाती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है उसका क्या रोल होता है, मतलब कि वो क्या वर्क करती है। तो द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी एडवाइज द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट। जो हेड होता है उस रूलिंग पार्टी का वह एडवाइस देता है उनकी पार्टी के बाकी सारे मेंबर्स को कि उनको किस तरह से वर्क करना है। ऑल द मेजर डिसीजंस एंड अपॉइंटमेंट्स आर वर्चुअली मेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और उस पार्टी का जो हेड होता है उसी के द्वारा कंट्री से रिलेटेड सारे जो मेजर डिसीजन है वो उसके द्वारा लिए जाते हैं। एंड द बॉडीज लाइक द यूनियन कैबिनेट एंड प्लानिंग कमीशन एंड द कैबिनेट कमिनेंट्स फंक्शन अंडर दिस सुपरविजन। और उसके अलावा जो पूरा कैबिनेट होता है, मतलब कि जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी उसके अंडर में जितने भी लीडर्स होते हैं वो सब उसके सुपरविजन में वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी मतलब कि विरोधी पार्टी। तो देर जो अगर कोई पार्टी जब गवर्निंग कर रही है, जो पार्टी रूल में है और जो विनिंग पार्टी है वो उसकी तो गवर्नमेंट बन गई, तो जो पार्टी हारी हुई है या फिर उसके विरोध में जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी, उसको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया में भी अपोजिशन पार्टी का भी अपना एक रोल होता है। द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय अपोजिशन पार्टीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग पार्टी। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं है तो जो गवर्निंग पार्टी है वो अपनी क्या करेगी? मनमानी करेगी। तो चेक द मिसयूज ऑफ द पावर। जो रूलिंग पार्टी है वह अपने पावर का मिसयूज नहीं करे, उसका गलत उपयोग नहीं करे, उस बात के लिए अपोजिशन पार्टी उसको रोक के रखती है। अगर वो अपने पार्टी में रहते हुए अगर वो अपने पावर का मिसयूज करेगी तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका विरोध करेगी और लोगों को, जो पब्लिक तक उनकी जो मिसयूज़ करे उस बात को वहाँ तक पहुँचाएगी। सेकेंड इज फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। और उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है? जो रूलिंग पार्टी है वो तो अपना रूल करती रहती है, लेकिन अगला जो चांस है वो उनको मिले इसके लिए वो लोगों में अपने फेवर की बातें बताती है, मतलब कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो बताती रहती है। और अगर वो होते तो क्या करते और अगर वो रूलिंग पार्टी में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इस तरह से अपना ओपिनियन लोगों के बीच में बनाते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अपोजिशन पार्टीज मेक पीपल अवेयर ऑफ
व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरह से अगर कुछ गवर्नमेंट में होते हुए अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, ताकि जो जनता है वो उस जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में जाने कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोके या फिर उनकी गवर्नमेंट को गिरा भी वो कोलिएशन, मतलब कि उनकी जो गवर्नमेंट को भंग भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव। अगर आप सोचो कि अगर वन पार्टी ही होगी तो ऑटोमेटिक वो जो चाइना में और क्यूबा में है, हमारे वहाँ पर भी तो दूसरा कोई, हमारे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, उन्हीं पार्टी का रूल चलता रहेगा। तो हमारे पास भी ऑप्शन होता है कि अगर हमको अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है कि जो रूलिंग पार्टी है इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो वी कैन चेंज इट। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ पीपल। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है कि जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों को कंपल कर देती है कि वह जो लोगों की ज़रूरतों को अनुसार अपना वर्क करे या लोगों की ज़रूरतों को। नेक्स्ट इज कोलिएशन गवर्नमेंट। The term coalition government refers to an alliance between different political parties to form and run the government. Okay, when a single party do not get majority, जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है कि उसमें से जिस पार्टी के मतलब कि थोड़े ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं थोड़े, तो उसमें जो दूसरी पार्टी होती है वो उसमें मिल जाती है। और इस तरह से जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस ऑल पार्टीज रिसॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब उनके जो आपस के जो विवाद होते हैं उन सबको तो वो भूल जाते हैं एंड दे एग्री टू मेक अ गवर्नमेंट, और एग्री हो जाते हैं कि मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाएं एंड टू रूल द कंट्री, और कंट्री पर शासन करें या फिर कंट्री को चलाएं। इन आर So in Indian history also many times coalition government formed, बहुत सी बार coalition government हमारे Indian history में भी बनाई गई है। तो you can see on here in your book on the page number 221 some names are given of the coalition government. First is National Democratic Alliance और National Coalition। तो ये कुछ अलग अलग टाइम पर जब कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी उसके बारे में बताया गया है। तो उस समय बीजेपी जो थी, बीजेपी ने दूसरी पार्टीज़ को अपने अंदर मिला करके बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो लेकिन वो बीजेपी की सरकार थी लेकिन उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो दूसरी पार्टी के भी इन्वॉल्व थे। उसी तरह से सेकेंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड फ्रंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गोट द चैप्टर। प्लीज़ रीड इट अगेन केयरफुली टू अंडरस्टैंड। अगर इसको आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से रीडिंग लगानी है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समझने में या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। ओके, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। Okay students, see you again in the next class. Bye.